तो मेरा वॉइस क्लियर है? ओके। यस अभिजीत। सो अभी क्या डाउट्स है वो पूछ लो। यश मौर्य आमले। क्वेश्चन सॉल्विंग एफएल आ रहा है। ओके, शीट्स के कुछ डाउट्स है। हाँ, अपना क्वेश्चन, ये जो क्लास है वो इसी के लिए है, डाउट्स के लिए। तो पहले डाउट सॉल्व कर लेते हैं। हाँ यस श्रेयस। तो कौन से सीट के डाउट्स है पूछो। ओके, कॉम्प्लेक्स के हैं? कॉम्प्लेक्स के पूछो, मेरे पास सीट वैसे होना चाहिए। देख लेता हूँ मैं जस्ट एक बार। कॉम्प्लेक्स। डर तो नहीं है, ओके जान दो। हाँ, कौन सा क्वेश्चन नंबर डाउट है कॉम्प्लेक्स में वो पूछ लो। कोई सा है कि नहीं है? वन 141 to 151। ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। जस्ट एक बार वर्कशीट ढूंढ लेने दो मुझे। ग्रुप आई है ना वर्कशीट?
इधर है यार वर्कशीट, कोई सेंड करो मुझे वर्कशीट। कौन सा डेट में आई है? असाइनमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। एफएलटी का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है तुम लोग का? तो पुराने टॉपिक्स उठा के सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तो उस दिन कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए थे मैंने, तो बन नहीं रहे थे। तो क्वाड्रेटिक सीरीज पढ़ा, रिवाइज किया वो चीज? हाँ सर, कर लिया है। क्वाड्रेटिक है, आपकी सीट्स कर लिए। गुड। क्वाड्रेटिक क्या है, और सीरीज भी कर लेना है जिन लोगों का सीरीज बाकी है। यस सर, गुड गुड। और होपफुली पीएनसी सबका खत्म हो गया होगा ना? ओके, सही है। लेकिन 4-5 लोगों के ही आ रहे हैं इधर, बाकी जिन लोगों ने नहीं किया है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। तो वो लोग को अभी समझना चाहिए कि तुमको क्या करने का है। सर, गुड। चलो फिर हम लोग ये क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस, क्वेश्चन नंबर 141 से स्टार्ट करता है। क्वेश्चन 141 है अपने पास। किधर गया? हाँ, mod of z1 plus z2 is equal to mod of z1 minus z2 and difference in the amplitude of z1 and z2. वन 41 क्वेश्चन है, z mod of z, कहाँ गया यार, z1 plus z2 is equal to mod of z1 minus z2। ये देके रखा है तुमको। और फिर पूछा है कि जो आर्गुमेंट रहेगा, आर्गुमेंट, the difference in the argument of z1 and z2, argument of z1 minus argument of z2, ये कितना आएगा, ये बताने का है। तो कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन है अपने पास। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करने पे और उनका डिफरेंस करने पे जो लेंथ आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो उनके बीच का एंगल क्या रहा होगा, कैसे सोच सकते बताओ? वो डायगोनल वाला कुछ याद आ रहा है क्या? दोनों के बीच का एंगल 40 है।
45 45 आंसर नहीं होगा यार। कौन सा क्वेश्चन था ये? 141 का एक नहीं था होना चाहिए। फाइव से आ गया? तुम मुझसे क्या, मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ वो सोचो। यहाँ पे वो थोड़ा बहुत वेक्टर का कहानी यूज होता है ना। जैसे अगर ये Z1 है और ये Z2 है, तो रिजल्टेंट आता है वो यहीं पे आता है क्या? वेक्टर वाला चीज याद आ रहा है क्या? ऐसा Z1 है और दूसरा ऐसे Z2 है, दोनों को ऐड करेंगे तो यही वाला डायगोनल बनेगा ना। पैरेललोग्राम का दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाला डायगोनल, और माइनस करेंगे तो दोनों के एंड्स को मिलाने वाला डायगोनल। अब बोला है कि ये दोनों जो लेंथ है ना, इन दोनों का ही सेम है। Z1 माइनस Z2 का भी और Z1 प्लस Z2 का भी, मतलब दोनों डायगोनल से इक्वल आ गए। अब दोनों डायगोनल से इक्वल आ गए तो ये जो Z1 Z2 है उनके बीच का ये पुराना एंगल कितना होना चाहिए था? आप बताओ कितना होना चाहिए? कौन से क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल से इक्वल होता है? तो रोम्बस में या फिर रेक्टेंगल में। रोम्बस होने के लिए तो जरूरी नहीं है, स्क्वायर भी होता है। रोम्बस होता है, एक स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल में भी तो डायगोनल से इक्वल होते हैं ना। स्क्वायर होने के लिए एक और कंडीशन है अपने पास, मॉड Z1 इक्वल टू भी मॉड Z2 होना चाहिए, बट वैसा नहीं है। मॉड Z1 नॉट इक्वल टू मॉड Z2 भी हो सकता है, ऐसा कुछ बोला नहीं उन्होंने। लेकिन फिर भी अगर डायगोनल से इक्वल है तो ये चीज कंफर्म है, उनके बीच का एंगल ये जो है 90 ही होना चाहिए, बिकॉज वो रेक्टेंगल भी बना जा सकता है ऐसे। समझा क्या? समझा क्या? आंसर 90 डिग्री आएगा दोनों के बीच का एंगल। दूसरा तरीका क्या था इसको करने का, अगर वेक्टर वेक्टर नहीं ध्यान में आ रहा है? ठीक है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, ये तो अपने को क्या है, बेसिक चीज है, पहली दूसरी क्लास में पढ़ते हो कॉम्प्लेक्स नंबर के शुरुआत में। दो लोगों का अगर उनका एंगल अगर मॉड निकालना है, अब मॉड मतलब रिजल्टेंट, मॉड Z1 Z2 मतलब होता है R, और R इक्वल टू होता क्या है? Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, सॉरी मॉड Z1 स्क्वायर, मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 मॉड Z2 cos थीटा। यही वाला चीज माइनस के लिए भी आएगा। माइनस में यहाँ पे क्या आता है? ये वाला चीज ऐसे आता है, और ये दोनों प्लस और माइनस वाले इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब है ये वाला प्लस साइन लेके इक्वल रखोगे और माइनस साइन लेके इक्वल रखोगे तो भी दोनों इक्वल आना चाहिए। Z1 Z2 का स्क्वायर तो कट जाएगा, Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर, बचेगा क्या? 2 टाइम्स ऑफ मॉड Z1 Z2 cos थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मॉड Z1 Z2 cos थीटा। अब ये 2 टाइम्स ऑफ Z1 Z2 भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, ये आ जाएगा 2 cos थीटा इक्वल टू 0। और थीटा cos थीटा का वैल्यू 0 कब आता है? थीटा का वैल्यू होता है 90 डिग्री, दैट इज π/2। दूसरा तरीका भी समझता है क्या? यस सर, तो 141 के बाद अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला 142 आएगा। यस, so 142 is if Z1 and Z2 are two non zero। अच्छा, ये 141 142 ये सब होमवर्क में है होंगे, अभी पूछ रहे हैं, तो बाकी लोगों ने भी सॉल्व कर लिया है ना, अटेम्प्ट कर लिया है ना ये सब।
किससे किससे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए 141 से लेके 151 तक के? क्या कोई है जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए हो? नहीं है। इसका मतलब है ज्यादातर लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया। ठीक है, 142 क्वेश्चन देखते हैं। If Z1 and Z2 are two non-zero complex number such that mod of Z1 plus Z2 is equal to Z1 plus Z2, then argument of Z1 Z2। ये अगला वाला क्वेश्चन फिर से इसी फॉर्मूले पे है, शायद अभी कर सकते हो। उन्होंने क्या दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से 142। स्टार्ट नहीं किया अभी, नहीं किया, ड्यू डेट 5 जैन है सर। हाँ, अभी उसको सॉल्व करते हैं, जो डाउट्स हैं उनको साथ में सॉल्व करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो 142 का डाउट है तो उसको भी अभी आ सकता है। ये जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन किया तो उससे आइडिया लगेगा। 142 ट्राई करो। हाँ, डाउट हाँ तुम्हारा ही था, सही है। जीरो नहीं 90 आता है। हाँ 90 वाले ऑप्शन सही है। हाँ, मॉडुलस और बार को आर्गुमेंट में कैसे कन्वर्ट करें? z इंटू z बार, दोनों के आर्गुमेंट्स में कितने का डिफरेंस आता है? तो डिफरेंस 0 है और आर्गुमेंट 90। अच्छा, एक मिनट में क्वेश्चन से रीड कर लेता हूँ। Z1 और Z2 are two non-zero complex numbers such that mod of Z1 plus Z2 is equal to mod Z1 plus mod Z2. An argument of Z1 minus Z2. Z1 और Z2 के आर्गुमेंट्स का डिफरेंस चाहिए अपने को 142 क्वेश्चन के लिए। 142 वाला जो क्वेश्चन है उसकी बात कर रहे हैं अभी हम लोग। ये 142 क्वेश्चन में देके रखा है तुमको मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, कंप्लीट मोड दे रखा है मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के। तो ये चीज कब हो सकती है? तब दोनों को ऐड कर रहे हैं और Z1 Z2 जो आ रहा है अपने पास सेम ही चीज आ जाए। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? cos थीटा का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो दोनों का 9 थोड़ी ना होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए डिफरेंस। सही बात है, डिफरेंस 0 आना चाहिए। हाँ, डिफरेंस जो रहेगा वो 0 आएगा। करेक्ट, 142 का आंसर 0 आएगा। cos थीटा 1 क्यों किया? cos थीटा 1 क्यों किया? बिकॉज ये मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 जो होता है, ये होता क्या है? रूट के अंदर मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 इंटू cos थीटा। अगर मुझे ये अंदर वाला जो टर्म है रूट स्क्वायर रूट के अंदर, इसको मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। अगर ये स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर बनेगा तभी रूट के बाहर जो आएगा वो जो जस्ट मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 आएगा। अगर ये दोनों चीजें इक्वल चाहिए तो उसके लिए cos थीटा को क्या लिखना पड़ेगा? 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस 2ab जो रहेगा वही तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। इस cos थीटा का वैल्यू 1 होना चाहिए। मींस डिफरेंस बिटवीन z1 z2 का जो रहेगा मतलब आर्गुमेंट के अंदर थीटा 0 होना चाहिए। समझा ये cos थीटा 1 क्यों लिया? बस ये वाला जो चीज है हमें कंप्लीट स्क्वायर चाहिए था। वैष्णव समझा है क्या ये? तो एक और तरीके से कैसे समझ सकते थे, ये हो क्या रहा है ना, तो इसको ना मैग्नीट्यूड को ऐसे दिमाग में शायद अभी तक ये कहानी तो बनी गई होगी, वो लेंथ की बात हो रही है। और ये जो बोला है क्वेश्चन है, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 और Z2 को ऐड कर दिया, एक को ऐड किया और दूसरे Z2 को भी ऐड किया। एक लेंथ ये ऐड किया है, दूसरा वाला ये ऐड किया है। अगर ये किसी और एंगल पे रहेंगे, मान लो एक ऐसा है दूसरा ऐसा, ये वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत तुमने पढ़ा होगा, तो ये दोनों का एडिशन से जो बनेगा वो डायगोनल बनेगा, और जो थर्ड साइड है एंगल का वो डेफिनेटली इन दोनों के एडिशन से कम ही आने वाला है। बट गिवन है कि ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब है कि अब ये ट्राइंगल नहीं बन रहा होगा, सब लोग एक ही साथ में रहे होंगे, मतलब एक ही डायरेक्शन में रहेंगे तभी ये चीज पॉसिबल है। ये सेम डायरेक्शन के लिए ही अलग अलग एडिशन जो आ रहा है मोड Z1 प्लस मोड Z2, वो Z1 प्लस Z2 के मोड के इक्वल हो सकता है, अदरवाइज वो ट्राइंगल की थर्ड साइड बनेगी जो हमेशा दोनों साइड्स के सम से छोटी रहेगी। तो वहां से भी डायरेक्टली बोल सकते हो एंगल क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो फिर 143, फटाफट करने का है 143। 143 की बारी है, तो 143 में क्या है ठीक आंसर आ जाए जल्दी से मैसेज करो। और Z1 कॉमा Z2 कॉमा Z3 जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में वो मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 अप Zn इज इक्वल टू Z, वो सारे मल्टीप्लीकेशन जो है वो Z है। आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 अप टू Zn दे के रखा है, आर्गुमेंट ऑफ Z डिफर बाय पाई लेस देन पाई ग्रेटर देन मल्टीपल ऑफ पाई बट मल्टीपल ऑफ पाई।
मल्टीपल ऑफ है ना। और ये ना उससे सोच सकते हो तुम, एक्सपोनेंशियल फॉर्म रेस्टो आयोटा थीटा वाला। रेस्टो आयोटा थीटा वाले से सोचो 143 को तो आएगा। तो राइट हैंड साइड लिखी हुई है वो है Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 टू Zn, और ये देख के रखा तुमको कोई Z। इसका मल्टीप्लीकेशन में आपके जो R रहेंगे, R मतलब मॉडुलस, वो पहले वाले को हम लिख सकते हैं R1 ई रेस टू आयोटा थीटा 1, दूसरा वाला आ जाएगा R2 ई रेस टू आयोटा आर थीटा 2, ये अप टू चलता जाएगा R10 ई रेस टू आयोटा थीटा n, और Z वाले को जस्ट थीटा ले दो, R ई रेस टू आयोटा थीटा। मल्टीप्लाई करोगे तो R1 R1 इंटू R2 इंटू R3, ये तो अप टू Rn जाएगा ही, लेकिन ई के पावर में आयोटा के मल्टीप्लाई में कौन कौन होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू थीटा n, और ये अपोजिट में तो जस्ट क्या लिखा है, R ई रेस टू आयोटा थीटा। तो अब ये वाला चीज क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये ठीक है, मॉडुलस तो उनका अपने आप अरेंज हो जाएगा, अपने दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो आर जो भी होना है वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हमें क्या चाहिए, ये दोनों जो एंगल्स हैं थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 अप टू थीटा n, और ये थीटा, इन दोनों में डिफरेंस कितना आएगा, यही तो पूछा उसने। अब यहां से तो इक्वल दिख रहा है, ऐसा जरूरी है क्या कि ये जस्ट इक्वल ही रहे तभी ये चीज पॉसिबल है, या कोई और केस भी है जब ये चीज पॉसिबल हो सकता है? कोई और केस है? ये है तो R1 cos थीटा 1 थीटा 2 से लिख सकते हो ना, लेस, नहीं लेस वाले से कैसे इक्वल होगा, तो ये दोनों इक्वल है, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो क्या कंडीशन चाहिए, देखो आर R1, मैं जस्ट R1 और R2 के लिए कुछ बात करता हूँ, R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर R2, हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर तुम दोगे, मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये Z1 था, ये Z2 था, तब ये Z था, ये कॉन्सेप्ट की बात हम लोग अलग से कर रहे हैं, और ये आयोटा साइन थीटा 2। अब यहाँ पे बताओ, R1 R2 जो मर्जी है वो तुम ले सकते हो, थीटा 1 और थीटा 2 में क्या रिलेशन होना चाहिए, रियल पार्ट इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इक्वल, हाँ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होना चाहिए, ये बात सही है तुम्हारे पास, मैं लेकिन आर्गुमेंट की बात कर रहा हूँ। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो, वहां से भी सोच सकते हो तुम, उससे भी हम लोग करेंगे। अभी थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज बताओ, ट्रिग्नोमेट्री से चाहता हूँ, ये वाला तुम ट्रिग्नोमेट्री से याद करके रखो, ये देखो आर आर तो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि उनके साथ कोई कंडीशन नहीं है, तो अब पहला चीज तो ये हो गया कि थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 ही आ जाए, अगर ये चीज आ गई तब तो वो दोनों इक्वल हो ही गए। दूसरा केस ये भी हो सकता है, जो थीटा 2 है, अगर मैं इसको 2n पाई प्लस थीटा 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, cos 2n पाई प्लस थीटा भी वही होता है, और sin 2n पाई प्लस थीटा भी वही होता है, sin 2n प्लस पाई थीटा 1 आ जाएगा,
वो भी sin 2n पाई प्लस थीटा वन भी cos थीटा वन बनेगा, सॉरी cos 2n पाई प्लस थीटा वन भी थीटा वन बनेगा, और साइन के साथ भी सेम ही आने वाला है। समझ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं मैं? cos थीटा वन लिखा हुआ है और ये जो cos थीटा टू लिखा है, अगर थीटा टू में मैंने ये थीटा टू मैंने सेकंड केस में लिखा है, सब्स्टिट्यूट किया, तो राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आएगी क्या? ट्रिग्नोमेट्री आता है ना? हाँ सर, यस। इसमें ना यहां से तो डायरेक्टली दिख रहा है तुमको कि 2n पाई का डिफरेंस हो सकता है थीटा टू और थीटा वन में, मीन्स 2 पाई के मल्टीपल में हो सकता है, राइट? इसमें ना एक और ट्रिक क्या है, अगर मैंने इसको ऐसा लिखा होता, थर्ड केस लेता हूं मैं, ध्यान से सुन लो, काम की चीज है। अगर थीटा टू मैंने लिखा होता पाई प्लस थीटा वन, तो जो z2 है ना मेरे पास, वो क्या आता है देखो, r2 cos पाई प्लस थीटा वन, मतलब मैं ऑड बाई की बात कर रहा हूं ये, इसलिए मैंने पाई लिया है, प्लस आयोटा साइन पाई प्लस थीटा वन। ये वाला चीज आ जाएगा, r2 इंटू कॉस पाई प्लस थीटा वन विल बी माइनस कॉस थीटा वन माइनस आयोटा साइन थीटा वन। अब यहां से माइनस कॉमन निकाल के माइनस r2 कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन लिखा जा सकता है। ये भी सही है क्या? हाँ, अब ये जो माइनस r2 है, ये जो माइनस r2 है, इसको मैं पॉजिटिव, मतलब R2 जो है वो अब मॉडुलस नहीं है, अब माइनस R2 जो है वो पॉजिटिव चीज रहेगी। अभी अब ये एक कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा ना, R इंटू थीटा वन, और बेसिकली ये माइनस R2 को हम लोग R1 ले सकते हैं। अभी ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएगी क्या? यस सर। क्या बोल रहा हूँ समझ रहा है क्या क्या किया? देखो, नीचे वाला नहीं भी समझ रहा है तो देखो क्या चीज है, कॉन्सेप्ट क्या है अपने पास, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो ये जो लिखा हुआ है R1 cos थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। अब उसमें R1 इक्वल टू R2 होना चाहिए, का मॉडुलस इक्वल होना चाहिए ना, R1 इक्वल टू R2। दूसरा, उनका आर्गुमेंट भी इक्वल होना चाहिए। आर्गुमेंट इक्वल नहीं होगा तब भी काम हो सकता है, कैसे? अगर ये cos थीटा वन और दूसरा वाला cos थीटा टू इक्वल हो जाए तो रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट हो जाएगा ना, आर आर तो सेम है, और cos थीटा sin थीटा तो पीरियोडिक फंक्शंस है, तो वी कैन राइट थीटा टू एज 2n पाई प्लस थीटा वन। कोई भी 2 पाई का मल्टीपल लिखेंगे और फिर उसको कॉस के अंदर पुट करेंगे तो वो cos थीटा वन ही आ जाएगा, बिकॉज cos 360 प्लस थीटा sin 360 प्लस थीटा, कुछ cos थीटा या sin थीटा ही होता है। उससे देखेंगे तो ये थीटा वन और थीटा टू में ये वाला रिलेशन भी आ जाएगा। इसका मतलब है वो जो डिफरेंस है वो पाई का मल्टीपल हो सकता है। समझा क्या? सर, बाकी लोगों को भी समझा है क्या, या किसी का आंसर आया था ये? नहीं समझा ये वाला क्वेश्चन तो पूछ लो। वन फोर्टी फोर्थ क्वेश्चन करना है जल्दी से अपने को, ये समझ गया है तो 144 करो।
यस मनस्वी, ये वाला 144 क्वेश्चन पे क्या है, देख के आंसर देने वाला है। वन 144 तो आ ही जाना चाहिए। उसमें क्या बोला है 144 में, इफ z इज प्योरली रियल, प्योरली रियल मतलब कि आयोटा cos थीटा आयोटा sin थीटा में जो रहता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, वो आयोटा वाला टर्म जीरो होना चाहिए, बिकॉज प्योरली रियल चाहिए। एक मिनट, मुझे थोड़ा डोर बंद करके आना रहेगा, एक मिनट। हाँ, तो पाई पाई काफी लोगों का आंसर आ रहा है, वो सही है। क्या है ये चीज अपने पास की, वो आर तो ठीक है, आर से तो कोई लेना देना नहीं है। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जो है ये प्योरली रियल है, तो ये वाला टर्म डेफिनेटली जीरो होना चाहिए। साइन थीटा जीरो होने के लिए जो है थीटा का वैल्यू एन पाई होना चाहिए। अब कुछ और बोला है, अगर कि प्योरली रियल पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसके लिए और डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, बट ये चीज कंफर्म हो गई, एन पाई आने वाला है थीटा का 144 में। और कुछ नहीं बोला, प्योरली रियल नंबर बोला। अच्छा, रियल जेड इज नेगेटिव बोला है, रियल जेड नेगेटिव भी है। रियल जेड मतलब क्या है, रियल जेड इज जस्ट आर कॉस थीटा, ये नेगेटिव चाहिए तो आर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव कब आएगा, पे, बिकॉज कॉस पाई इज जस्ट -1। तो ये पाई आंसर आ गया अपना। ज्योमेट्री से भी सोच सकते हो, माइनस एक्स एक्सिस पर तो 180 डिग्री आएगा, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन 145 करो फिर। वन 145 कितना जल्दी आ गया, बहुत ही आसानी का देखने में। लेट जेड बी ए प्योरली इमेजनरी, हाँ ये सही है, इमेजनरी है तो वो पास वाला टर्म जीरो होना चाहिए। बाकी लोग भी ये देख रहे हैं ना, जस्ट देखने से काम हो रहा है। अगर इफ z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर सच दैट इमेजिनरी z इज नेगेटिव, y का वैल्यू लेकिन नेगेटिव है। y का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो z का cos थीटा सॉरी y का वैल्यू नेगेटिव मतलब sin थीटा का वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू नहीं लेना है हमको, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का लेना है। इस -π/2 या 3π/2, तो जो ऑप्शन है देख लेते हैं। Let z be a purely imaginary number such that imaginary z is less than 0. Then argument of z is equal. Imaginary z is less than 0 और प्योरली इमेजिनरी है तो cos तो 0 हो गया, अब π/2 तो आ गया, बट π/2 प्लस वाला या माइनस वाला वो डिसाइड करके अपने को आएगा कि वो नेगेटिव चाहिए था। यस, यहाँ पे फिर से ये cos थीटा तो 0 है, बट sin थीटा जो है वो नेगेटिव है। अरे ये क्या लिखा गया 144 पे, यस, तो 145 पे थीटा का वैल्यू -π/2 आ जाएगा, बिकॉज हमें साइन थीटा क्या चाहिए था, नेगेटिव। तो बाकी लोगों को भी ये समझ रहा होगा, पिछले वाले का उल्टा, हाँ एंड ऑफ पिछले वाले का उल्टा ही था, सही बात है। अभिजीत, रिप्लाई नहीं आ रहा है कुछ भी। ये चीजों में कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या? है ना बच्चा क्लास में? अगला क्वेश्चन करने का अपने को जो भी था 146, जेड बार, z bar be the conjugate of the complex number, then which of the following relation is false? false पूछा है तो ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज है, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज यूज करो काम हो जाएगा।
और डी वाला गलत हो गया उसमें, तब ये 146 का तो डी आ गया डायरेक्टली। देखो क्या होता है कॉन्जुगेट, मतलब होता है क्या है, एक तो तुमको ऐसा याद है कि x प्लस आयोटा वाई अगर z है तो जो z बार होगा वो होगा x माइनस आयोटा वाई। दूसरा यही वाला चीज अगर ई रेस टू आयोटा थीटा है, आर ई रेस टू आयोटा थीटा है, तो z बार वाला जो आएगा वो क्या आ जाएगा, आर ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा। सिर्फ आयोटा वाले जो टर्म है उसको नेगेटिव बनाना है और कुछ नहीं करना कॉन्जुगेट में। बस कॉन्जुगेट का मतलब ही है एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन, आयोटा वाले को नेगेटिव कर देने का है। यहां से दिख रहा है क्या, तो पहले आप जेड था और जेड बार जो है, अगर ये जेड है इसका जो मॉडुलस है आर जेड बार का भी वही रहेगा, और जेड इंटू जेड बार करोगे रेस टू आयोटा थीटा, आयोटा रेस टू थीटा कैंसिल आउट होके आर स्क्वायर दैट इज मॉड जेड स्क्वायर। ये तो रट करके बैठा ही होंगे अभी तक, नहीं याद है तो लर्न करके रखो। जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर एंड मॉड ऑफ जेड इक्वल टू मॉड जेड बार, ये तो सही है। लेकिन जो आर्गुमेंट का डिफरेंस है तो वो दोनों का अलग अलग आ रहा है, मतलब आर्गुमेंट अलग आ रहा है, एक का थीटा है तो दूसरे का माइनस थीटा ही आने वाला है, तो दोनों इक्वल नहीं है। वही आंसर हो गया 146 का डी। अब 147 करो। 146 समझा ना सबको? यस सर, गुड। हाँ 147 करो अभी। और भी पहले का कोई क्वेश्चन नहीं समझाओ तो पूछ लेना। Right now we are doing 147. वो Z1 में, वो ब्रैकेट में Z1 Z2 लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 146 में, 147 में, मतलब वो मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है। Question is let Z1 Z2 be a complex number with alpha and beta as their principal arguments such that alpha plus beta is greater than pi. The principal argument is given by principal argument of Z1 Z2, मतलब Z1 into Z2। तो दोनों का आर्गुमेंट कितना आएगा, Z1 Z2 जो है, जो एडिशन करने पे जो आ रहा है वो इससे ज्यादा आ रहा है। तो बस पता होना चाहिए तुमको प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता क्या है, काम ही खत्म हो गया। डेफिनेशन याद रखो, बाकी तो बहुत ही छोटा सा कन्वर्जन है, वो पता है। बस तो सोचो ना उसमें से क्या प्लस माइनस करें ताकि cos थीटा sin थीटा का वैल्यू चेंज नहीं हो, तो एंगल वही रहेगा, उसको लिखने का तरीका बदल जाए। तुमको तो क्वाड्रेंट पता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जैसे मैंने कहीं पे लिखा 90 डिग्री लिखूं मैं, उसको लिखूं मैं -270 डिग्री, तो दोनों चीजें सेम होती है।
हाँ वैष्णव, अब सही है। एक कंप्लीट सर्कल तुम उसको घुमा सकते हो। प्रिंसिपल आर्गुमेंट का वैल्यू कहां से कहां तक आना चाहिए? -π से π, सही है। बट इन दोनों का जो सम है वो तो पाई से ज्यादा हो रहा है, उसको घुमा फिरा के वापस से वहीं पे ले आओ ताकि -π से π के बीच में हो, बट एंगल वही रहे। उसमें से क्या कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट तुमको सब पता रहता है, 2π से घुमा दो, काम हो गया। कुछ नया करने का जरूरत नहीं है उसमें। 147 है। 147 में बोल के रखा है अल्फा प्लस बीटा जो है वो पाई से ज्यादा है, मतलब यहां कहीं पे आएगा। ये एंगल को तुम अल्फा प्लस बीटा जो लिखा हुआ है ऐसे लिख सकते हो ताकि वो जो नोटेशन रहे -π से π के बीच में आ जाए। उसके लिए नीचे वाला एंगल लिख दो ना, अभी तो काम सेम ही रहेगा, ये नेगेटिव में रहेगा। अल्फा प्लस बीटा जो है अगर उसमें से मैंने 2π माइनस कर दिया तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा ना, और यही है ऑप्शन सी। लोगों ने ऑप्शन सी आंसर दिया, वो भी सही है, अल्फा प्लस बीटा -2, वो भी सही है। मतलब सी ऑप्शन यही दे रखा होगा। समझता है क्या क्या किया हम लोगों ने प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए? जो एंगल रहता है ना, वो एंगल का पोजीशन वही है, बस उसको -π से π के बीच में लिखना है। तो क्वाड्रेंट वाली जो चीजें रहती है वो तुम घुमा फिरा के लिख दो। ट्रिग्नोमेट्री में ये चीजें हमने करी है। किसी को अगर नहीं समझ रहा है ये -π से π वाल के बीच में कैसे लेके आना है, वो पूछ सकते हो। अगर समझ गया है तो 148 क्वेश्चन है, वो सॉल्व करना है। मॉड जेड का वैल्यू देख के रख, सॉरी जस्ट जेड देख के रखा -1, then the principal value of argument of z plus 2/3। हाँ वैष्णव सही है। z इक्वल टू -1 वो तुमको समझ में आना चाहिए। cos थीटा का वैल्यू -1 हो रहा है, सो एंगल इज पाई, cos पाई। तो उसका पावर 2/3 कर रहे हैं, मतलब वही एंगल में ही 2/3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो तुम्हारे पास cos अंदर 2/3 भी आंसर आ जाएगा, सही है। 2-3 लोग ही आंसर दे रहे हैं यार, बाकी लोग को क्या है? हिमाली सब कुछ समझ रहा है ना, साथ में अटेम्प्ट कर रही हो ना क्वेश्चन? होम साथ में सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? किसी का रिस्पॉन्स ही नहीं है, क्लास में हो भी कि नहीं हो? कौन कौन क्लास में है? आ, एक बार, मतलब वैसे तो एडेड है वो दिख रहा है, तो ऐड करके भाग जाते हैं। तो कौन कौन क्लास में है, एक बार चैट बॉक्स में अपना प्रेजेंट है कुछ भी लिखे, यस यस करके लिख दो, समझ जाएगा मेरे को।
और बाकी लोग क्या है? डबल डबल लगाने का जरूरत नहीं है, वो काउंटिंग नहीं, मैं नाम से याद रखता हूँ। कुछ लोग ना अपने दोस्तों का हेल्प कर रहे हैं, काउंट करेंगे सर, बार बार लिख देते हैं, बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। कुछ लोग हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं इधर से और उधर दोनों साइड से, वो चीज जो है अपने को वहां पे और यहाँ पे मैच करेगी या नहीं, उस बात का डिस्कशन किया जाएगा। ये अवनी तक हो गया, उससे ऊपर कौन? अवनी चलो सही है, लोग क्लास में नहीं है, उनका इंफॉर्मेशन निकाल लिया गया है। तो अगला क्वेश्चन 148 करने का है। ओ 148 तो हो गया, 149, 148 तो सबका हो गया ना। 148 में तो क्या है, बोल के रखा था कि कोई जेड है ना, उसका जो जेड देख के रखा है 148 में तुमको, वो जस्ट दे के रखा है -1। तो ये सबको ना आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वाला जो टर्म है, इससे बहुत आसानी से सोचा जा सकता है। आर का वैल्यू भी 1 है, कॉस थीटा जो है वो वहां पे पाई लिखना पड़ेगा, बिकॉज कॉस पाई इज -1 एंड साइन पाई इज 0। लेकिन अगर इसका पावर 2/3 किया तो ई रेस टू आयोटा थीटा ऐसा भी लिख सकते थे। उसका पावर 2/3 कर रहे हैं तो ई रेस टू आयोटा 2θ/3 ही तो हो रहा है ये। 2θ/3 मतलब जो आर्गुमेंट ऑफ z रेस टू 2/3 आएगा वो आ जाएगा पाई इंटू 2/3 और पाई/3 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी शायद किसी का आया है सर, आप भी उन्हें घर पे फोन कर दो, रिजल्ट का प्रीव्यू। अच्छा, फोन अभी क्या मैं घर पे हूं ना, वो मनीषा मैम करेगी फोन। तो ये पास कर ले, उनको कॉल वॉल करना पड़ेगा, ये करो वो करो। तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं 149। z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग मॉड ऑफ z-1 इक्वल टू 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आर्गुमेंट ऑफ z-1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। 149 करो, 149 क्वेश्चन को सर्कल का डेफिनेशन तो पढ़ रखा है ना, उससे करो। के रखा है मॉड ऑफ z-1 इज इक्वल टू 1, z 1,0 का डिस्टेंस 1 से 1 है, तो उसका एक लोकस है ऐसा z। आर्गुमेंट ऑफ z चाहिए, और आर्गुमेंट ऑफ z-1।
सी वाला देखना पड़ेगा, सी वाला कौन सा ऑप्शन है। आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 1। नहीं होना चाहिए, नहीं सी क्यों आएगा, z माइनस 1 और z प्लस 1 का इक्वल क्यों आएगा। ये किसी का आंसर आ रहा है, ये देखने दो क्या बोला है। z और z बार, नहीं ये नहीं है। z minus 1 is equal to 2 times of argument of z। हाँ ये सही लग रहा है। मनस्वी सही है। सी वाला नहीं, सी वाला आएगा, सोचो कुछ। मतलब इसका सी आ रहा है, एक बार देखो कहाँ पे गलती हो रही है।
हाँ, काफी लोगों का आंसर, एक मिनट देखने दो। ए ए ए, हाँ ए आंसर सही है। क्या कर सकते हैं, मतलब क्या क्या जिसका आंसर ए आया। तो बताना चाहेगा क्या किया। सर्कल ड्रॉ किया, ये सही है, एकदम करेक्ट किया। एंगल सबटेंडेड फ्रॉम सेंटर इक्वल टू 2 टाइम्स द एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द सर्कमफेरेंस। सही है, काम खत्म। इसमें और भी क्वेश्चंस अपने पास सेम, मतलब ये जो मॉड जेड माइनस वन दे के रखा है, ये वाला चीज अपने दिमाग में आना चाहिए। ये सर्कल वाला चीज है, सर्कल वाला ये मॉड ऑफ जेड माइनस वन इक्वल टू वन का मतलब क्या होता है, जेड का 1,0 से जो डिस्टेंस है, 1,0 से जो डिस्टेंस है 1 है। 1,0 से डिस्टेंस मतलब कि एक सर्कल बनेगा जिसका रेडियस क्या है, 1 है। ये जेड 1,0 जो है इसका सेंटर है, और जेड जो है वो इसके सरकमफेरेंस पर है। जेड कहां पर है, सरकमफेरेंस पे है। ये 1,0 होगा, ये पॉइंट जो होगा वो 2,0 होगा। कोई भी जेड ले लो, मान लो ये भी जेड है। जो भी पूछा है उन्होंने, जो भी ऑप्शन है उसके हिसाब से काम करो, आंसर आ जाएगा। एंगल बोलने का मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड मतलब होता है क्या, ये वाला थीटा ना, ये थीटा कितना आएगा, ये निकालने का है अपने को। देख सकते हैं जो भी ऑप्शंस है अपने पास उसके हिसाब से, अलग अलग ऑप्शंस में अलग अलग केस हो सकता है। तो z-1 के साथ पूछा है या z-2 के साथ पूछा है। उन्होंने बोला है आर्गुमेंट ऑफ z-1 जो है वो आर्गुमेंट ऑफ z से कैसे इक्वल रखता है। तो आर्गुमेंट ऑफ z-1, z-1 मतलब z और 1 को मिलाना पड़ेगा ना। तो z और 1 को जब मिलाएंगे, ये थीटा है, ये वाला जो एंगल होगा वो 2 थीटा होगा। तो कैसे, वो सर्कल का क्वाड का प्रॉपर्टी, सर्कल का क्वाड में इस पॉइंट को ए मान लेता हूँ 2,0 को। सर्कल का क्वाड उसके सरकमफेरेंस पे थीटा एंगल बना रहा है, तो सर्कल का क्वाड सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, 2 थीटा। तो आर्गुमेंट ऑफ z-1 जो है अपने पास वो 2 थीटा है, देन आर्गुमेंट ऑफ z थीटा है। तो आर्गुमेंट ऑफ z-1 जो है अपने पास अगर वो 2 थीटा है, then we can say that the argument of z just थीटा। तो थीटा की जगह पे उसको रिप्लेस करेंगे, आर्गुमेंट ऑफ z-1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। ये था पहले ही ऑप्शन अपने पास आ गया। अभी समझा क्या फर्स्ट ऑप्शन, इसका भी आंसर नहीं आया था। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसमें, दूसरा तरीका नहीं, दूसरे क्वेश्चन और क्या आ सकते हैं, जैसे ये z-1 के साथ बोला है ना, z-2 का भी पूछ सकता है, या इस 2 के साथ भी कोई चीज पूछ सकता है कि जैसे ये z और z/2 है, सॉरी ये वाला जो है उसको मैं z-2 लिखूं,
उनके बीच का एंगल कितना होगा, तो डायरेक्टली हम लोग देख के बता सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन द आर्गुमेंट ऑफ z एंड z-2 कितना है। नया क्वेश्चन है, ये वाला में नहीं है, सेम स्ट्रक्चर पे एक क्वेश्चन और बन सकता है। क्या आएगा ये देख के बता सकते हो क्या। 90 डिग्री, हाँ सही है। बस वो डायमीटर जो है सर्कमफेरेंस में 90 डिग्री बनाएगा। तो ये ओ जो है वो डायमीटर समझ सकते हैं हम इसको, और जेड जो है सर्कमफेरेंस पे है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री रहेगा। सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 150th क्वेश्चन करो। ये एफएलटी में ये भी आने वाला है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। सर हाँ सही है। 150th क्वेश्चन करो। z is equal to x plus iota y satisfied amplitude of z minus 1 is equal to amplitude of z plus 3 iota। इसीलिए होमवर्क किया, सही है। हाँ एफएलटी में आना है तो होमवर्क कर लिया तो अच्छी बात है। एम्पलीट्यूड पता है ना क्या होता है। हाँ सही है श्रेयस। वो आर्ग्यूमेंट निकाल के इक्वल कर देना, तो वहां से वो रेशियो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कार्तिकेश अभी भी टेस्ट नहीं आ रहा है, वो अभी क्लास के जस्ट बाद विशाल सर को कॉल करो। अगर वो कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं तो फिर मुझे कॉल करना, मैं ट्राई करता हूँ सर से बात करने का। अगर तुम्हारा कांटेक्ट नहीं हो पाए तो मुझे बताना, मैं करता हूँ। ओके। -1/3 ऑप्शन में है, वो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा यार। अगर सबके -1/3 आ रहा है सही रहेगा। एम्पलीट्यूड का मतलब जस्ट होता है आर्गुमेंट, आर्गुमेंट तुम निकाल सकते हो वहां पे, उसको सॉल्व करने का मेरे को जरूरत नहीं है। द वैल्यू ऑफ x-1/y बोला है उन्होंने, और z-1 का एम्पलीट्यूड और z+3i का एम्पलीट्यूड इक्वल है, तो tan थीटा निकाल लो, दोनों के वो इक्वल रहेंगे। किसी का बी आंसर आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। हाँ अब देखना पड़ेगा यार, लेकिन फिर अब सॉल्व करना पड़ेगा। आंसर तुम लोगों के अलग अलग आ गए। 150 क्वेश्चन में जो बोला है अपने को, 150 क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड ऑफ z-1 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ z+3i, और z है अपने पास x प्लस आयोटा y, तो x माइनस आई प्लस आयोटा y का जो एम्पलीट्यूड रहेगा वही एम्पलीट्यूड आने वाला है, वो x प्लस वाई, आयोटा y के साथ 3 आयोटा है, ये वाला 3 जो जाएगा y के साथ जाने वाला है। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, जब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, मतलब एंगल दोनों का सेम है, तो दोनों का tan थीटा भी तो सेम ही आएगा ना। tan थीटा दोनों का सेम आएगा तो y बाय x कर दो, y बाय x-1 दैट इज tan थीटा फॉर दिस। तो दूसरे के लिए भी सेम ही आएगा, तो वो y+3 डिवाइडेड बाय x लिखा हुआ है। देन पूछा देन द वैल्यू ऑफ x-y, x-1/y,
दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स इंटू वाई प्लस 3x माइनस वाई माइनस 3, एक्स वाई कट गया, वहां से आ जाएगा 0 इक्वल टू 3x माइनस वाई माइनस 3। तो ये लिखा हुआ है 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, एक्स माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू वाई आ गया। पूछा क्या है, y बाय एक्स माइनस 1 पूछा है या x माइनस वाई बाय 1 पूछा है? तो जस्ट x माइनस 1 बाय वाई पूछा है, तो ये तो 1/3 आ गया अपने। ऑप्शन बी वाला जो है वो करेक्ट। हाँ बी 1/3 सही आ रहा है, काफी लोगों का बी आया, वो सही है, राइट। -1/3 जिसका आ रहा था शायद समझ गया होगा क्या गलती करी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था तुम्हारा 151, एक जेड दे रखा है, दूसरा उसमें आयोटा का मल्टीप्लाई कर दिया, देन एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, एम्पलीट्यूड मतलब वही ऑर्गुमेंट निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को वो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, कितना टाइम बचा है, 3 ही मिनट बचे हैं अपने पास। 151 वाला जो क्वेश्चन है उसको देख लो डायरेक्टली यहाँ पे। वो वाला क्वेश्चन है अपने पास, z इंटू 2 टाइम्स 2 माइनस आयोटा 2√3 का स्क्वायर इक्वल टू आयोटा √3 प्लस आयोटा का पावर 4। ये अंदर वाले जो लोग हैं इनका तो एंगल एंगल लिख सकते हो ना, तो z इंटू वहां से कॉमन निकालोगे तो 4, ये वाला 2 जो है वो कॉमन निकाल लो, 4 इंटू 1 माइनस √3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स ऑफ √3 प्लस आयोटा रेज टू 4। नाउ वी कैन कन्वर्ट दिस 1 माइनस आयोटा √3 इनटू आर्गुमेंट फॉर्म। उसके लिए क्या कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, आयोटा माइनस √3, तो मैं अलग से लिख देता हूँ, ये वाला है 2 टाइम्स ऑफ 1/2 माइनस आयोटा √3/2। अब उसके लिए साइन नेगेटिव है बट कॉस पॉजिटिव है, सो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी, तो 2 इंटू यहाँ पे लिखना पड़ेगा cos 2 पाई माइनस पाई बाय 3, कितना हो जाएगा ये 3 इंटू 2 6 5 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 6 3। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है तुम्हारे पास, 1 माइनस आयोटा √3 जो है, तुम 1 माइनस आयोटा √3 को जस्ट लिख सकते हो 2 इंटू ई रेज टू आयोटा 5/3। उसका स्क्वायर बोला हुआ है, तो उसका स्क्वायर का मतलब इस पूरे चीज का स्क्वायर, उसका भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये फिर से 4 इंटू ई रेज टू आयोटा 10π/3 हो जाएगा। तो 4 का मल्टीप्लाई एक और था, उसका कोई दिक्कत नहीं, हमें जस्ट आर्गुमेंट चाहिए। ये एक आ गया लेफ्ट हैंड साइड वाले के लिए। वैसे ही राइट हैंड साइड वाले का जो पावर 4 है, इस √3 प्लस आयोटा का भी तो वैल्यू निकाला जा सकता है ना। उसका आर्गुमेंट जस्ट क्या है, π/3/6 ही है। राइट हैंड साइड जो है वो आसान है, इसमें √3 प्लस आयोटा ही है, तो इसको तुम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, √3/2 प्लस आयोटा बाय 2, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। तो इसका जो आर्गुमेंट है अभी अपने पास π/6 है, √3 प्लस आयोटा का पावर 4 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ ई रेज टू आयोटा, π/6 ऑलरेडी था, इसका पावर 4 कर दिया, तो ये 2 ई रेज टू आयोटा 4π/6 मतलब हो गया वो 2π/3। तो ये 2π/3 है, इसमें एक और आयोटा का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर भी आयोटा का मल्टीप्लाई। आयोटा मतलब क्या होता है, ई रेज टू पास 0 होना चाहिए और साइन 1, π/2 ले लो, आयोटा π/2। दूसरा वाला है ई रेज टू आयोटा π/3, तो हो गया तुम्हारे पास राइट हैंड साइड। दोनों का डिफरेंस निकाल के थीटा आ सकता है।
राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो अच्छे से देख सकते हो। इस क्वेश्चन में भी क्या किया मैंने, समझा क्या? मैंने क्या किया, दोनों जो नंबर्स में कॉम्प्लेक्स नंबर है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स में जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है उनको आर्गुमेंट में लेके गए। बस हमें तो आर्गुमेंट चाहिए ना, हमें आर्गुमेंट अगर निकालना है, ये वाला जो था 2 माइनस आयोटा 2√3, इसको भी हमने ये लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व किया, इसमें आर्गुमेंट के टर्म्स में आ गया 10π/3। वैसे ही राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व किया, उसमें √3 प्लस आयोटा है, उसको आर्गुमेंट के टर्म में लेके गया, पावर 4 किया, तो वहां पे पावर 4 करना आसान था, इसलिए हमने ये चीज करी। उसका भी आर्गुमेंट के टर्म्स में वो आ गया, थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, 2 प्लस 2π/3 ऐड कर सकते हैं, और फिर z तो आएगा, ये वाला डिवाइड कर दोगे ना लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज राइट हैंड साइड के, आर्गुमेंट डायरेक्टली तुमको मिल जाएगा। समझा क्या? तो 151 वाला समझा या नहीं समझा? कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है 151 वाले में तो पूछो। समझ गया है? अपना क्लास आज का एंड होता है। समझा सर, गुड सर, आई कुड हियर यू बट मैसेज सेंड नहीं हो रहा था, डोंट नो व्हाई। ओके चलो ठीक है, बच जाओगे फिर। यस बाय, यस बाय। चलो बाय। हाँ फिर मैं मीटिंग एंड करता हूँ अभी।